हाउस द जोश। आई होप आप सभी एकदम रॉकिंग होंगे। तो स्वागत है आपका। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मेंटर श्वेता जोशी। तो आज की क्लास में हम लोग ऑडिट का एक नया एसे शुरू करने वाले हैं। यह है हम लोगों का एसे 260। एसे 260 इज टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन विद दोस चार्ज्ड विद गवर्नेंस। ये TCWG के साथ जितनी भी कम्युनिकेशन या बातचीत हो रही है, ये सारा का सारा पॉइंट इसके बारे में बात कर रहा है। चलिए हम इस TCWG के कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझते हैं कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले तो आप लोग देखिए हमारा एसे क्या है। इट इज एसे 260 विच इज अबाउट कम्युनिकेशन विद दोस चार्ज्ड विद गवर्नेंस। पहले तो सबसे पहले हम जिस बात के बारे में समझेंगे वो ये है कि दोस चार्ज्ड विद गवर्नेंस मतलब हमारे TCWG होते कौन है। आप लोगों ने एक बात सुना होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैनेजमेंट की होती है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बनाने की? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की। बट मैनेजमेंट ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके सुपरविजन में करता है? मैनेजमेंट ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का काम दोस चार्ज्ड विद गवर्नेंस के सुपरविजन में करता है। अब ये दोस चार्ज्ड विद गवर्नेंस मतलब हमारा TCWG की बात हो रही है। अब यहां पर पॉइंट आता है कि अपने पास ना देखो किसी भी कंपनी में दो तरीके की बॉडीज होती है। किसी भी कंपनी के अंदर हमारे पास ना कितने टाइप की बॉडीज होती है? दो टाइप की बॉडीज होती है। एक अपने पास होती है सुपरवाइजरी बॉडी। एक कौन होता है अपने पास में? सुपरवाइजरी बॉडी होती है। और दूसरी बॉडी जो हमारे पास किसी भी कंपनी में होती है वो होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी के आप नाम से ही समझ जाएंगे कि ये वो बॉडी होती है जिस कंपनी के अंदर ये डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म करवा रहा है, एग्जीक्यूट करवा रहा है। सुपरवाइजरी बॉडी का काम सिर्फ और सिर्फ सुपरविजन करने तक का होता है। इनको इस बात को चेक करना है कि सारा का सारा काम सिस्टमेटिकली हो रहा है या नहीं हो रहा। इसी सुपरवाइजरी बॉडी को हम लोग अलग अलग नामों से बुलाते हैं। सेक्शन 177 ऑफ कंपनीज एक्ट में आप लोगों ने वर्ड पढ़ा था ऑडिट कमेटी। इस सुपरवाइजरी बॉडी को कंपनीज एक्ट में ऑडिट कमेटी कह दिया जाता है। और ऑडिट में इसी सुपरवाइजरी बॉडी को हम लोग कहते हैं दोस चार्ज्ड विद गवर्नेंस, TCWG, दोस चार्ज्ड विद गवर्नेंस। इनका काम है सुपरवाइज करना ऑर्गेनाइजेशन की डे टू डे एक्टिविटीज को। ये दोस चार्ज्ड विद गवर्नेंस के दो मेजर सुपरविजन के काम होते हैं। सबसे पहला काम इनको ये देखना कि अगर एंटिटी के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी स्ट्रेटेजीज बन रही है, एंटिटी में किसी भी तरह की कोई भी स्ट्रेटेजीज बन रही है, तो क्या वो स्ट्रेटेजीज प्रॉपर तरीके से फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही, या ऑर्गेनाइजेशन का सारा काम सेम डायरेक्शन में जा रहा है नहीं जा रहा जिस डायरेक्शन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के काम को स्टार्ट किया गया था। तो सबसे पहला काम तो इसका इसी चीज को सुपरवाइज करना होता है। सेकंड इनका काम जो सुपरवाइज करना होता है वो है किसी भी एंटिटी का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। किसी भी एंटिटी के अंदर क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस चल रहा है, ये इसको भी सुपरवाइज करता है। तो TCWG सुपरवाइजरी बॉडी है जिस सुपरवाइजरी बॉडी का काम होता है स्ट्रेटेजीज का सुपरविजन करना और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस का सुपरविजन करना। अगर मैं एग्जांपल के साथ देखूं तो हमारे पास में अगर मैं अंबानी ग्रुप का एग्जांपल लेती हूं तो मुकेश अंबानी जी एक तरीके के TCWG में आ जाएंगे, बिकॉज इनका काम है सुपरविजन करना, इस बात को देखना क्या जैसे प्लान्स बने गए थे सब कुछ उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा। वहीं अगर हम बात करते हैं बाकी सारे लोगों की, तो इन्होंने हर एक अपने बिजनेस के लिए कुछ CEO रखे हुए हैं, CFO रखे हुए हैं। ये होता है एग्जीक्यूटिव बॉडी जिनका काम ये देखना है क्या काम प्रॉपर तरीके से परफॉर्म हो रहा है या नहीं, ये इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं और ये सुपरविजन कर रहे हैं कि जैसा कहा गया था वैसे ही काम किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। अब अगर हम बात करें इन TCWG की, तो क्या ये TCWG हर तरीके के बिजनेस में अवेलेबल होते हैं क्या? देखो अपने पास तो ना बिजनेस अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ हमारे पास में लार्ज साइज बिजनेसेस होते हैं, हमारे पास में मिड साइज बिजनेस होते हैं
और हमारे पास में ना स्मॉल साइज बिजनेस भी होते हैं। तो कितने कितने टाइप के बिजनेस है, लार्ज साइज बिजनेस है, मिड साइज बिजनेस है, और कौन सा बिजनेस आ जाता है अपने पास में, स्मॉल साइज बिजनेस भी आ जाता है। जब अपने पास में 3 अलग अलग तरीके के बिजनेस आ जाते हैं यहाँ पे, तो क्या हर तरीके के बिजनेस में TCWG है क्या? ऐसा कोई जरूरी नहीं। अगर मैं लार्ज साइज बिजनेस की बात करूं, अंबानी ग्रुप, अदानी ग्रुप, आपके अलग अलग ग्रुप्स, तो इनके अंदर तो फिर भी TCWG होगा, क्योंकि बिजनेस का स्केल ही इतना बड़ा है कि यू ऑलवेज नीड अ हायर अथॉरिटी जो आपके पूरे काम को सुपरवाइज कर रहा है। लेकिन जब मैं स्मॉल बिजनेस की बात कर रही हूँ, सॉरी जब मैं मिड बिजनेस की बात कर रही हूँ, किसकी बात कर रही हूँ, जब मैं मिड बिजनेस की, तो हो सकता है कि मिड बिजनेस के केस में हमारे पास जो सुपरवाइजरी बोर्ड है वही मेरा एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी हो। मतलब एग्जीक्यूटिव बोर्ड और सुपरवाइजरी बोर्ड दोनों मिलकर ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रहे हैं। अगर किसी कंपनी के अंदर एक मिस्टर शर्मा है, तो मिस्टर शर्मा उस कंपनी का एग्जीक्यूटिव पर्सन भी है, और मिस्टर शर्मा ही उस कंपनी का TCWG मतलब सुपरवाइजरी बोर्ड भी है, देखा जाएगा यहाँ पे। तो मिड साइज फर्म के अंदर आपके दोनों काम एक सिंगल बोर्ड भी कर सकता है। लेकिन लार्ज साइज, क्योंकि बिजनेस का स्केल बहुत बड़ा होता है, तो मुझे 2 अलग अलग बॉडीज की रिक्वायरमेंट होती है कि 2 अलग अलग बॉडीज इस काम को परफॉर्म कर सकें। अब बात अगर मैं करूं स्मॉल बिजनेस की, तो स्मॉल बिजनेस कौन से होते हैं? दीज आर यूजुअली फैमिली ओरिएंटेड बिजनेस, जहां 1 या 2 जनरेशन के लोग मिलकर ही फैमिली बिजनेस को रन कर रहे हैं। ये लिस्टेड कंपनीज हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये बहुत ही स्मॉल लेवल पर काम कर रहे हैं। यहाँ पे ज्यादा इंप्लॉइज नहीं है, बिजनेस इतना एक्सपेंड नहीं हो रखा है, तो ज्यादा इंटरनल कंट्रोल की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। यहाँ पर सारा का सारा काम ये 2-3 लोग ही मिलकर पूरा कर लेते हैं। तो इस केस में शायद किसी भी तरीके के सुपरविजन की जरूरत भी नहीं होती होगी। तो लार्ज साइज, मिड साइज, और कौन सा आ गया अपने पास, एक स्मॉल साइज आ गया। तो एक अपने पास कौन सा हुआ, सुपरवाइजरी बोर्ड, और एक अपने पास कौन सा हुआ, एग्जीक्यूटिव बोर्ड। ये जो सुपरवाइजरी बोर्ड है यही क्या कहलाता है, दोस्त चार्ज्ड विद गवर्नेंस, जिसका मेजर फंक्शन है स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंटेशन को सुपरवाइज करना, और साथ में ये देखना क्या एंटिटी का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, मतलब एंटिटी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही तरीके से बन रहा है या नहीं बन रहा। तो सबसे पहले हम लोग इसी चीज की तरफ चलते हैं कि दोस्त चार्ज्ड विद गवर्नेंस आपके होते कौन है। तो हु आर योर दोस्त चार्ज्ड विद गवर्नेंस? दोस्त चार्ज्ड विद गवर्नेंस आर दोज पर्संस और द ऑर्गेनाइजेशन जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओवरसी करना स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को, क्या एंटिटी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही तरीके से बनता है या नहीं बनता। Some of the entities includes TCWG in their management person. For example, आपके पास अलग अलग लोग हो सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं गवर्नेंस स्ट्रक्चर, एक कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा है वो डिफर होता है, और जैसा कंपनी का स्ट्रक्चर है वो उसी के अकॉर्डिंग इन्फ्लुएंस करता है कि TCWG क्या होंगे। इन सम केसेस अ सुपरवाइजरी बोर्ड एग्जिस्ट सेपरेट फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव बोर्ड। ये आपका केस होता है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जहां पर एक सेपरेट बोर्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इन अदर एंटिटीज बोथ सुपरवाइजरी एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय द सिंगल बोर्ड। कुछ केसेस में ये दोनों के दोनों काम एक सिंगल बोर्ड ही कर रहा है। इन सम केसेस some or all TCWG are involved in managing entity, ये वही वाली बात आ गई। In most entities, collective responsibility of board of directors, supervisory board, partners, director, trustee, managing committee, ये सभी के सभी आपके एक पर्सन ही परफॉर्म कर रहा है, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल रखी है। इन केस ऑफ स्मॉल कंपनीज हाउएवर 1 पर्सन ही चार्ज किया जाता है, जो ओनर है वही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर रहा है, जैसे इन द केस ऑफ OPC 1% कंपनी के केस के अंदर। तो TCWG होना या ना होना ये डिपेंड करता है कंपनी के स्ट्रक्चर के ऊपर, कंपनी का साइज क्या है, कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है। अगर कंपनी बहुत ही लार्ज स्केल कंपनी है तो उस केस के अंदर TCWG एक सुपरवाइजरी बोर्ड अलग से होगा। वही अगर कंपनी एक स्मॉल स्केल कंपनी है तो TCWG आपका अलग से बोर्ड नहीं होगा, वही आपका एग्जीक्यूटिव बोर्ड और TCWG दोनों मिलकर ही एक एंटिटी का काम परफॉर्म कर रहे होंगे। स्मॉल कंपनीज के अंदर ऐसी रिक्वायरमेंट रेज होती ही नहीं है। आई होप आप लोगों को TCWG का मतलब थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अब क्योंकि ऐसे का हमारा नाम क्या है, कम्युनिकेशन विद TCWG। क्या है ऐसे का नाम हमारे पास में, कम्युनिकेशन विद TCWG। अब कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, देखो
कम्युनिकेशन विद TCWG का मतलब है कि दो लोग ना आपस में बातचीत कर रहे हैं। वो दो लोग कौन हैं? एक तो अपना हो गया ऑडिटर और एक अपना कौन हो गया? TCWG। अगर कम्युनिकेशन है तो कम्युनिकेशन तो टू वे ही होगी ना, क्योंकि हम सबको पता है अगर बातचीत दोनों तरफ से हो रही है ना तभी वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। इज इट पॉसिबल कि TCWG को ऑडिटर तो सब कुछ बता रहा है बट सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा? अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये कम्युनिकेशन कभी भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है। एक कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ तभी होती है जब वो टू वे कम्युनिकेशन होती है। इसका मतलब आपकी टू वे कम्युनिकेशन ही हमेशा एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाएगी। टू वे कम्युनिकेशन ही कैसी कम्युनिकेशन कहलाती है? एक हमेशा इफेक्टिव। और ये टू वे कम्युनिकेशन भी इफेक्टिव कब है? जब TCWG और ऑडिटर एक दूसरे को सारी बातें बताते हैं। अब आप खुद सोचिए, जब दो लोग साथ में बैठकर बात करेंगे तो वो क्या बात करेंगे? वो दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी बातें ही बताने वाले हैं। तो अपनी अपनी बातों में क्या बातें आ जाएंगी? यहाँ पर अपनी अपनी बातों में ऑडिटर वो सारे मैटर्स बताएगा। ऑडिटर वो सारे मैटर्स बताएगा जो मैटर यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या जो मैटर ऑडिटर ने ऑब्टेन करे हैं ड्यूरिंग दी ऑडिट, अंडर ऑडिट या फिर ड्यूरिंग दी ऑडिट। ऑडिटर ने जो भी मैटर ऑब्टेन करे हैं वो सारे के सारे मैटर ऑडिटर TCWG को बताएगा। हमने बहुत सारे अलग अलग एसेज में देखा है, एसे 450 आप TCWG को कम्युनिकेट करते हो मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स जो करेक्ट नहीं हुए। एसे 505 जहां मैनेजमेंट ने आपको एक्सटर्नल कंफर्मेशन लगाने से मना कर दिया है, वहां पर भी ये कम्युनिकेशन आ जाता है। तो अलग अलग मैटर्स पे अलग अलग लेवल्स पर इन सारी चीजों को परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं आपके पास में? ऑडिटर TCWG को अलग अलग बातें बताएगा, वो सारी बातें जो ऑडिटर ने कब ऑब्टेन करी थी? ऑडिट करते वक्त ऑब्टेन करी थी। फिर TCWG क्या बातें बताएगा ऑडिटर को? TCWG अपनी तरफ की बातें बताएगा। TCWG ऑडिटर को एंटिटी की इंफॉर्मेशन देगा। ऑडिटर ने TCWG को ऑडिट की इंफॉर्मेशन दी तो TCWG ऑडिटर को एंटिटी की नॉलेज प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा? बेसिकली एंटिटी की नॉलेज प्रोवाइड करेगा, एंटिटी के एनवायरनमेंट की नॉलेज प्रोवाइड करेगा एंड इंटरनल कंट्रोल। याद करो SA 315 के अंदर, SA 315 के अंदर ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर रहा था एंटिटी की, उसके एनवायरनमेंट की और इंटरनल कंट्रोल की, ताकि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई किया जा सके। किया था ना? तो उस टाइम पे तुमको ये इंफॉर्मेशन जो चाहिए, ये इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करेगा? TCWG। बिकॉज TCWG के पास यही इंफॉर्मेशन तो होगी ना कि उसका बिजनेस कैसे रन कर रहा है। तो देखा जाए तो TCWG अपनी बात बता रहा है और ऑडिटर अपनी बात बता रहा है। अब यहाँ पर ना TCWG एक इंफॉर्मेशन और दे रहा है। वो इंफॉर्मेशन क्या है? TCWG इस पूरी बातचीत के अंदर एक इंफॉर्मेशन जो और दे रहा है, वो इंफॉर्मेशन ये है कि इस केस के अंदर आपके पास में TCWG ने अपनी ऊपर लगने वाली सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल किया है। TCWG ने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्या किया है? फुलफिल किया है। फुलफिल करने का मतलब क्या होता है कि जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज TCWG की थी, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, TCWG अपनी ये दोनों जिम्मेदारियां प्रॉपर तरीके से फुलफिल कर रहा है। तो अभी हमने क्या बोला? कम्युनिकेशन जब होगी तो कम्युनिकेशन करने का फायदा क्या है? पहली बात तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव कब होगी? जब ये टू वे कम्युनिकेशन है। सेकेंड पॉइंट, कम्युनिकेशन करने का फायदा क्या है? ऑडिटर TCWG को वो सारे मैटर्स बताएगा जो मैटर्स उसको ऑडिट करते वक्त मिले। TCWG को बेनिफिट हो गया। TCWG ऑडिटर को वो सारी इंफॉर्मेशन देगा जो ऑडिट करने के लिए जरूरी है। वो सारे के सारे मैटर्स बताएगा जो मैटर्स बेसिकली रिलेवेंट है टू ऑडिट करने के लिए, जो मैटर्स रिलेवेंट है वो सारी इंफॉर्मेशन ये यहाँ पे देने वाला है। और साथ में क्या भी बताएगा कि TCWG ने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रॉपरली फुलफिल किया है, तभी ये कम्युनिकेशन एक इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन होगा। अब एक पॉइंट सोचने की है, क्या ऐसा हो सकता है कि ऑडिटर और TCWG का कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा होने लग जाए
और इतना ज्यादा कम्युनिकेशन कि ऑडिटर की इंडिपेंडेंस भी हैम्पर हो जाए। तो यहाँ पर एक छोटा सा डिस्क्लेमर डाला हुआ है कि जब भी ये कम्युनिकेशन हो रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी अ वर्किंग कम्युनिकेशन। यहाँ पर खाली काम से रिलेटेड कम्युनिकेशन होना चाहिए, और कम्युनिकेशन करते वक्त, इवन ये वर्केबल कम्युनिकेशन करते वक्त भी ऑडिटर को इंडिपेंडेंस पर पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। किस पर ध्यान रखना पड़ेगा? पूरा इंडिपेंडेंस पे पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमने पॉइंट क्या बोला? कम्युनिकेशन करने का जो बेनिफिट है वो बेनिफिट ये है, सबसे पहली बात ये एक टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। कम्युनिकेशन में ऑडिटर अपनी तरफ की बातें बताएगा, टीसीडब्ल्यूजी अपनी तरफ की बातें बताएगा। ऑडिटर की बातचीत क्या होगी कि ऑडिट करते वक्त क्या क्या मैटर्स ऑडिटर को मिले। ये कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप बिल्डअप करते वक्त ऑडिटर को इस बात पे पूरा ध्यान देना पड़ेगा कि उसकी इंडिपेंडेंस हैम्पर नहीं होनी चाहिए। टीसीडब्ल्यूजी क्या बात बताएगा? टीसीडब्ल्यूजी बताएगा वो सारी इंफॉर्मेशन जो ऑडिट करने के लिए रेलेवेंट है, प्लस साथ में वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताएगा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसने फुलफिल करी है। सो लेट्स सी अगला टॉपिक हमें क्या लिख के दे रखा है। कम्युनिकेशन फ्रॉम ऑडिटर, कम्युनिकेशन फ्रॉम ऑडिटर इज इंपॉर्टेंट टू दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। एंड इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन हेल्प करेगा, आपको असिस्ट करेगा कुछ फॉलोइंग 3 पॉइंट्स के अंदर। लेट्स सी वो 3 पॉइंट हमें क्या लिख के दे रखे हैं। सबसे पहला पॉइंट, auditor and TCWG in obtaining understanding of the matters identified during the audit. In developing this constructive working relationship, auditor shall maintain independence and objectivity. बातचीत करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपके इंडिपेंडेंस पे कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। Auditor in obtaining information from TCWG relevant to the auditor. अब ऑडिटर को इंफॉर्मेशन मिलेगी टीसीडब्ल्यूजी से। पहले पॉइंट में ऑडिटर ने इंफॉर्मेशन दी थी, दूसरे पॉइंट में ऑडिटर इंफॉर्मेशन ले रहा है टीसीडब्ल्यूजी से जो ऑडिट करने के लिए जरूरी है। फॉर एग्जांपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, एनवायरनमेंट और इंटरनल कंट्रोल। साथ में टीसीडब्ल्यूजी ये भी बताएगा कि उसने फुलफिल करी है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ऑफ ओवरसीइंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे से बन रहा है या नहीं बन रहा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पे फुलफिल करी गई है। आई होप दिस पॉइंट इज प्रिटी क्लियर टू यू गाइज कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन किस तरीके से बेनिफिशियल हो सकता है। जब दो लोग बातचीत करेंगे तो दोनों अपने अपने साइड की बातें बताएंगे। इस छोटे से पॉइंट को ध्यान रखिएगा, आपको आंसर नॉर्मल तरीके से याद हो सकता है। अब देखो यहां तो हम लोगों ने फुल फ्लेज में ये बात डिस्कस कर ली कि जब ऑडिटर और टीसीडब्ल्यूजी कम्युनिकेट करेंगे तो वो आपस में क्या क्या कम्युनिकेट करेंगे। हालांकि मैटर है हमारा 260 का नाम क्या है? कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी। तो हमारा ज्यादा फोकस इस बात पे आने वाला है कि ऑडिटर ने टीसीडब्ल्यूजी को क्या क्या कम्युनिकेट किया है, ऑडिटर टीसीडब्ल्यूजी को क्या क्या बातें कम्युनिकेट कर रहा है। मेरा ज्यादा फोकस ना इस मैटर के ऊपर आना चाहिए कि व्हाट मैटर्स आर कम्युनिकेटेड बाय द ऑडिटर टू दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। अगर आंसर की तरफ हम लोग ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पे ना मैटर्स लिख के दे रखे हैं। देखो हमारे पास क्या क्या मैटर्स हैं। ये मैटर्स ही आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि घूम फिर के सारी की सारी बात इसी के आसपास चल रही है कि क्या क्या बातें कम्युनिकेट हुई है। एक पॉइंट तो क्या आता है यहाँ पे देखते हैं। देखो हमारे पास ना 3 बातें हैं जो कम्युनिकेट करते हैं ऑडिटर टीसीडब्ल्यूजी को। वो 3 बातें कौन सी है? आरपीएस। कौन सी है वो 3 बातें? आरपीएस। आर स्टैंड्स फॉर responsibility, P stands for planned, scope and timing of audit, planned, scope and timing of audit। और लास्ट क्या है हमारे पास में? significant matters। और लास्ट पॉइंट क्या है हमारे पास में? सिग्निफिकेंट मैटर्स। क्या क्या कम्युनिकेट हो रहा है? 3 बातें कम्युनिकेट हो रही है और वो 3 बातों में क्या लिख के दे रखा है हम लोगों को? आरपीएस। आर क्या है हमारे पास? रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पी क्या है? प्लान, स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट। और एस क्या है? सिग्निफिकेंट मैटर। ऐसे का जो मेन पार्ट है ना वो यही है कि ऑडिटर टीसीडब्ल्यूजी को क्या कम्युनिकेट कर रहा है। टीसीडब्ल्यूजी जो भी ऑडिटर को बता रहा है वो सेकेंडरी पोर्शन है, बट मेन पोर्शन हमारा ऐसे का यही चल रहा है कि टीसीडब्ल्यूजी
को ऑडिटर ने क्या क्या बताया है। 3 बातें बताई जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्लान्ड स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट एंड सिग्निफिकेंट मैटर, दैट इज RPS। अब ना यहाँ पे इस पॉइंट को देखते हैं कि इसमें क्या क्या फैक्टर्स कवर हो रहे हैं। हम लोगों ने जब बात करी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, तो हम बात कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर की बात कर रहे हैं। अब ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर क्या होती है? देखो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ओवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाता है? दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड बाय दी मैनेजमेंट। कौन बनाता है इनको? मैनेजमेंट बनाता है। और जब मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है तो मैनेजमेंट ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके सुपरविजन में बना रहा है? मैनेजमेंट ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस के सुपरविजन में बना रहा है। ये बात तो हम लोगों को नॉर्मली पता है। ऑडिटर ऑडिट करते वक्त सबसे पहले TCWG को ये बोलेगा, देखो मेरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का काम मैनेजमेंट का है, तुम्हारे सुपरविजन के अंदर बनाया है। अब अगर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मिस्टेक निकल भी जाती है तो उसके लिए मैं सोल रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, क्योंकि मैंने अपना ओपिनियन एक्सप्रेस किया है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए रिलीव हो गया है। मैनेजमेंट अपनी किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए यहाँ पर रिलीव नहीं हुआ है। मैनेजमेंट का काम है इन चीजों को चेक करना, तो मैनेजमेंट को अभी भी ये काम करना पड़ेगा। मैनेजमेंट अपनी किसी भी तरीके की जिम्मेदारी से यहाँ पे रिलीव नहीं हो रहा है, इस बात को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहला पॉइंट जो कहा गया ऑडिटर ने TCWG को, वह है RPS का आर क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? ओपिनियन एक्सप्रेस करना ओवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बना रहा है? मैनेजमेंट अंडर द सुपरविजन ऑफ TCWG। ऑडिटर विल बी वेरी क्लियर कि अगर मैं ओपिनियन दे रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि इसमें जो भी लिखा हुआ है उससे मैनेजमेंट फ्री हो गया है। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर उतनी ही है जितनी ऑडिट से पहले थी। मैंने ओपिनियन दिया है डजंट मीन कि मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो गया है। पहला पॉइंट क्लियर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर टुवर्ड्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेकंड पॉइंट को देखते हैं, प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट। देखो ये बात तो हमने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा है कि ऑडिटर जो भी प्लानिंग बनाएगा, जो भी स्ट्रेटेजी बनाएगा, उसको वो डिस्कस करेगा मैनेजमेंट के साथ और TCWG के साथ। पर क्या तुम पूरा प्लान बता दोगे? अगर पूरा प्लान बता दोगे तो सरप्राइज एलिमेंट नहीं बचेगा ना। तो इसलिए क्या हम पूरा प्लान डिस्कस करते नहीं? हम यहाँ पे ना पूरा प्लान डिस्कस नहीं करेंगे। हम यहाँ पर इस प्लान का सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिस्कस करने वाले हैं? सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू डिस्कस करने वाले हैं कि प्लान स्कोप होता क्या है। तो प्लान स्कोप ऑफ देखा जाए तो यहाँ पे तो प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट का हम सिर्फ ओवरव्यू डिस्कस करेंगे। पूरा प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट को हम लोग डिस्कस करने वाले नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इसका क्या डिस्कस करने वाले हैं? ओवरव्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो RPS में R और P क्लियर है क्या? R का मतलब क्या था? रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर। P क्या है? प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट। अब अपने पास लास्ट पॉइंट आता है और लास्ट पॉइंट किसकी बात कर रहा है? सिग्निफिकेंट मैटर्स। ये अपना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप मार्क कर लो। यहाँ एक स्टैंड अलोन क्वेश्चन बन सकता है 5 नंबर के लिए कि आप बताओ कौन कौन से सिग्निफिकेंट मैटर्स TCWG को ऑडिटर कम्युनिकेट करता है। व्हाट सिग्निफिकेंट मैटर्स आर कम्युनिकेटेड बाय द ऑडिटर टू द TCWG एज पर essay 260। आपसे ये पॉइंट यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या क्या बातें आती है सिग्निफिकेंट मैटर्स के अंदर। सिग्निफिकेंट मैटर्स के अंदर हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं इन टोटल। सबसे पहला पॉइंट जो दे रखा है ना, वो बात करता है आपके पास सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग, सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव, सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। किसकी बात हो रही है? सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स की बात हो रही है।
अब ये सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, इनका मतलब ये है कि ऑडिटर जब ऑडिट कर रहा है तो ऑडिट करते वक्त उसको क्वालिटेटिव मतलब ऐसी बातें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्वालिटी बता रहा है। फॉर एग्जांपल इट्स डिस्क्लोजर, अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अजम्पशंस, एस्टिमेशंस, जितने भी मैनेजमेंट ने यूज करे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त, इनके ऊपर एक ऑडिटर का क्या व्यू है, ऑडिटर अपना क्या ओपिनियन रखता है इन सबको लेकर, वो डिस्कस करेगा मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी के साथ में। किसके साथ डिस्कस करेगा? टीसीडब्ल्यूजी के साथ में। तो सबसे पहला पॉइंट हमें क्या देखना है? सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को देखना है, जहां पे हम ये देखेंगे क्या क्या सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑडिटर क्या रखता है और उसके व्यूज क्या है उन बातों को लेकर। सेकेंड पॉइंट यहां पर है, जितनी भी सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज इस मैटर के अंदर आपको मिल रही है, वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज यहाँ पे एनकाउंटर करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल ऐसे 505 के अंदर अगर आपके ऑडिटर ने आपको एक्सटर्नल कंफर्मेशन करने से मना कर दिया तो आप वो बात किसको बताओगे? टीसीडब्ल्यूजी को बताओगे, भाई टीसीडब्ल्यूजी हमें ऑडिटर एक्सटर्नल कंफर्मेशन करने नहीं दे रहा। ऐसे 450 के अंदर अगर कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी, आपने मैनेजमेंट को बोला इस मटेरियल मिसस्टेटमेंट को करेक्ट कर दो, मैनेजमेंट वो मिस्टेक करेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये बात भी लेकर आप टीसीडब्ल्यूजी के पास जा सकते हो। ऑडिट करते वक्त जहां जहां जो जो प्रॉब्लम आ रही है और मैनेजमेंट आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है, मैनेजमेंट आपके साथ कॉपरेट नहीं कर रहा है, वो सारी बातें आप टीसीडब्ल्यूजी के पास लेके जा सकते हो। तो ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन, ईच एंड एवरी सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी जो आपको ऑडिट करते वक्त मिली थी, वो सभी की सभी चीजें हम किसके पास लेके जा सकते हैं? हम मैनेजमेंट के पास लेकर जा सकते हैं। तो अभी तक मैंने क्या कहा? सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। सेकंड पॉइंट मैंने क्या कहा? सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज। अब देखो थर्ड पॉइंट, कुछ कंपनीज में क्या होता है, टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट एक ही इंसान है। अगर टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट एक पर्सन नहीं है, मतलब ये दोनों अलग अलग लोग हैं, अगर टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट एक पर्सन नहीं है, इन शॉर्ट ये दोनों कैसे लोग हैं? अलग अलग लोग हैं। तो इस केस के अंदर सबसे पहले तो मैंने जो भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से डिमांड किया था वो सब कुछ मैं टीसीडब्ल्यूजी के साथ डिस्कस कर सकती हूँ, जो भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस। सेकेंड पॉइंट, कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर जो मुझे ऑडिट करते वक्त मिला, जो मैंने मैनेजमेंट के साथ डिस्कस किया, वो सारे के सारे मैटर्स हम टीसीडब्ल्यूजी के साथ भी डिस्कस करेंगे। कोई भी इंपॉर्टेंट मैटर जो मुझे मैनेजमेंट के साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो सिग्निफिकेंट मैटर्स में कितने पॉइंट्स आए? 3 पॉइंट। पहला पॉइंट सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, सेकंड पॉइंट सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज, दूसरा पॉइंट टीसीडब्ल्यूजी अगर मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है तो जो भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हमने मैनेजमेंट से ऑब्टेन किए हैं वो, और जो भी मैटर आपने टीसीडब्ल्यूजी से डिस्कस किए हैं, सॉरी मैनेजमेंट से डिस्कस किए हैं, वो सभी हम टीसीडब्ल्यूजी को बता सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट बहुत अच्छा है। इन्होंने क्या बोला? ऐसा कोई भी पॉइंट जिसकी वजह से ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आपका लैंग्वेज या कंटेंट चेंज हुआ है। अगर आप याद करो ऐसे नंबर 705, ऐसे 706, ऐसे 701 और यहाँ पर इन तीनों ऐसे में हमने एक बात बोली है, क्योंकि इन 3 ऐसे की रिक्वायरमेंट्स की वजह से ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ऑडिटर का लैंग्वेज और कंटेंट चेंज हो रहा है। तो इस वजह से ये बातें आपको टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे ऑडिट रिपोर्ट का मेन फॉर्मेट ऐसे 700 में दे रखा है जो अनक्वालिफाइड ओपिनियन की बात करता है। अब अगर कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस रेज हो गया जिसकी वजह से मॉडिफाई ओपिनियन जा रहा है, तो ऐसे 705 बताता है कि 700 के अंदर, ऐसे 700 के अंदर आपको कहाँ कहाँ मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है। इसका मतलब एक क्वालिफाई ओपिनियन की वजह से, एक मिस स्टेटमेंट होने की वजह से आपकी ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट और कंटेंट दोनों चेंज हो रहा है। तो अगर ऐसा कोई भी सर्कमस्टेंसेस होता है जिसकी होने की वजह से आपके ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट या कंटेंट चेंज हो रहा है, तो वो सर्कमस्टेंसेस भी आपको टीसीडब्ल्यूजी को बताना पड़ेगा। जैसे कि ऐसे 701, 705 और 706 के अंदर हुआ है, ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट और कंटेंट चेंज हुआ है। तो ये बातें हमें किसे एक्सप्लेन करनी पड़ेगी? टीसीडब्ल्यूजी को एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। फिर आता है फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट कहता है एनी अदर सिग्निफिकेंट पॉइंट, कोई भी दूसरा सिग्निफिकेंट मैटर, तो वो मैटर भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो कौन कौन सी बातें हैं जो आप टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करता है एक ऑडिटर? ऑडिटर टीसीडब्ल्यूजी को 3 बातें कम्युनिकेट कर रहा है, और वो 3 बातें कौन सी है? आरपीएस। कौन सी है? आरपीएस। आर क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, पी क्या है? प्लान स्कोप एंड टाइमिंग, और एस क्या है? सिग्निफिकेंट मैटर। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर में सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी कि ऑडिटर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने आया है,
ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर एक्सप्रेस हो रहा है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट ने बनाया है अंडर द सुपरविजन ऑफ टीसीडब्ल्यूजी। मैनेजमेंट ने अपनी जिम्मेदारी से रिलीफ बिल्कुल भी नहीं हुआ है। प्लान स्कोप का सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोवाइड करवाना है अपने को, ओवरव्यू प्रोवाइड करवाना है। सिग्निफिकेंट मैटर्स में 5 सिग्निफिकेंट मैटर्स है, सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स आ जाएगा इसके अंदर, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज आ जाएगा। अगर टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है तो डब्ल्यूआर और अलग मैटर्स आ जाएंगे। ऑडिट रिपोर्ट में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं तो वो कम्युनिकेट करना पड़ेगा और एनी अदर सिग्निफिकेंट मैटर भी कम्युनिकेट करना पड़ता है। क्लियर? तो पॉइंट हमें क्या दे रखा है, मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड टू टीसीडब्ल्यूजी। सबसे पहला पॉइंट हमने देखा इसमें आरपीएस। आर क्या स्टैंड कर रहा है, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Auditor shall communicate to TCWG his responsibility in relation to financial statement, including auditor is responsible for forming and expressing an opinion over the financial statement prepared by management under the oversight of TCWG. It does not relieve management from its responsibility. Management अपनी किसी भी जिम्मेदारी से इसके चलते फ्री नहीं हो रहा है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या है, प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट। ऑडिटर शेल कम्युनिकेट टू टीसीडब्ल्यूजी एन ओवरव्यू ऑफ, सिर्फ और सिर्फ क्या देगा, ओवरव्यू ऑफ प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट। तो आरपी तो हो गया। अब अगला पॉइंट क्या है, एस। एस क्या बोल रहा है, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स ड्यूरिंग द ऑडिट। सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स में क्या क्या आता है, सबसे पहले ऑडिटर का व्यू क्या है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे अकाउंटिंग पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स एंड डिस्क्लोजर, इन सब पे ऑडिटर का व्यू क्या चल रहा है। सेकेंड पॉइंट क्या होगा इसके अंदर, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज। क्या है, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज जो ऑडिट करते वक्त आपको मिली। अनलेस टीसीडब्ल्यूजी इज इन्वॉल्व्ड इन मैनेजमेंट, मतलब टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट जब तक सेम पर्सन नहीं है। ऑल सिग्निफिकेंट मैटर्स प्लस डब्ल्यूआर जो तुमने रिक्वेस्ट किए थे मैनेजमेंट से। Circumstances which result in changes in form and content of auditor's report 705, 701 और 706। कोई भी significant matter जो आपको ऑडिट करते वक्त आइडेंटिफाई हुआ है, ये सारी की सारी बातें हमें TCWG को एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। क्लियर है क्या क्या मैटर्स कम्युनिकेट होते हैं। अब ये मैटर्स आरपीएस जो हम लोगों ने पढ़े, ये तो वो मैटर्स है जो आपको नॉर्मली हर जगह कम्युनिकेट करने होते हैं। ये कुछ ऐसे मैटर्स हैं जो आप नॉर्मली हर सर्कमस्टेंसेस में कम्युनिकेट करते हो, लेकिन लिस्टेड एंटिटीज के केस में ना आपको कुछ एक्स्ट्रा कम्युनिकेशंस करनी पड़ती है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, जो एक्स्ट्रा पॉइंट सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनी के केस में आएगा। देखो, लिस्टेड कंपनी के केस में ना ऑडिटर का इंडिपेंडेंट और एथिक्स को फॉलो करना बहुत ज्यादा मैंडेटरी हो जाता है। तो उस केस में ऑडिटर टीसीडब्ल्यूजी को एक रिटन स्टेटमेंट में लिख के देगा कि ऑडिटर के टीम मेंबर्स, उसके पूरे के पूरे नेटवर्किंग फर्म, हर कोई इंडिपेंडेंट है, हर किसी ने एथिक्स के साथ में कंप्लाई किया है ऑडिट करते वक्त, और ड्यूरिंग द ऑडिट, थ्रू आउट द ऑडिट एवरीवन वाज इंडिपेंडेंट। उसको ये बात एक पेपर पे लिख के देनी है। और अगर किसी भी तरीके का थ्रेट टू इंडिपेंडेंस आइडेंटिफाई होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लोन ले रखा था तो एक गारंटी था, मतलब सेक्शन 141 के अंदर कोई भी ऐसा ओकेजन क्रिएट हो जाता है जिस ओकेजन की वजह से मुझे ऑफिस वेकेंट करना पड़ सकता है, तो ये मेरा थ्रेट टू इंडिपेंडेंस टेक प्लेस हुआ है। अगर किसी भी इवेंट के होने की वजह से मेरा थ्रेट टू इंडिपेंडेंस टेक प्लेस हो रहा है, तो उस थ्रेट को ओवरकम करने के लिए मैंने क्या क्या स्टेप्स लिए थे। अगर हमने लोन ले रखा था तो या तो मैंने लोन के अमाउंट को फुल्ली रीपे कर दिया होगा, या पार्शली उतना तो रीपे कर दिया होगा कि मेरे लोन लिमिट्स के विद इन आ गया। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 141 कहता है अगर 5 लाख से ऊपर का लोन ले रखा है आपने किसी कंपनी का, तो अब उस कंपनी में जाके ऑडिट नहीं कर सकते। मानो मैंने 7 लाख का लोन ले रखा है तो आई एम डिस्क्वालिफाइड, क्योंकि मेरे इंडिपेंडेंस पे थ्रेट आ चुका है, सेक्शन 141 ट्रिगर हो चुका है। अब मैंने सेफगार्डिंग स्टेप लगाया, मैंने क्या किया, 7 लाख का लोन पूरा रीपे कर दिया, तो मैंने मेरे थ्रेट टू इंडिपेंडेंस को एलिमिनेट कर दिया। सेकेंड पॉइंट मैंने क्या किया, 7 लाख का पे नहीं किया, मैंने 5 लाख का लोन रीपे कर दिया। कितने का बचा है लोन, सिर्फ 2 लाख का। तो थ्रेट टू इंडिपेंडेंस को मैंने रिड्यूस कर दिया एक्सेप्टेबल लेवल तक। तो 5 लाख का लोन से ऊपर पर थ्रेट है, नीचे पे तो नहीं है। अब मेरे पास लोन आउटस्टैंडिंग कितना है, सिर्फ 2 लाख। तो थ्रेट को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे रिड्यूस कर दिया है। तो अगर आपने कोई भी ऐसा एक्शन लिया है तो उस एक्शन के बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। तो हम लोगों ने पॉइंट क्या कहा, लिस्टेड कंपनी के केस में ऑडिटर को टीसीडब्ल्यूजी एक रिटन स्टेटमेंट में लिख के देना पड़ेगा कि सारे के सारे टीम मेंबर ने कंप्लायंस किया है इंडिपेंडेंस के साथ में। फिर अगर कोई भी ऐसा रिलेशनशिप आइडेंटिफाई हुआ है जो थ्रेट टू इंडिपेंडेंस क्रिएट कर रहा है, तो ऐसे रिलेशनशिप को सेफगार्डिंग के स्टेप्स हमने क्या लिए हैं। ये स्टेप्स या तो थ्रेट को एलिमिनेट करेंगे या फिर थ्रेट को रिड्यूस करेंगे टू एन एक्सेप्टेबल लेवल।
तो क्या पॉइंट चल रहा है, communication with TCWG in case of listed companies, a statement that all members of the management team, partners, firm, इन सब ने comply किया with the ethical requirements regarding the independence. All relationship and other matters have bearing over the independence between the फर्म, ये भी आप स्टेटमेंट में लिख के दोगे। साथ में आप बताओगे सेफगार्डिंग स्टेप्स क्या उठाए हैं, या तो एलिमिनेट करने के लिए थ्रेट को या फिर रिड्यूस करने के लिए थ्रेट को टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। ये एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन ऑफ इंडिपेंडेंस सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनी के केस में, क्योंकि हमें भी पता है वहां पे आम जनता का इंटरेस्ट इंक्लूड हो जाता है, और जहां कॉमन मैन का इंटरेस्ट इंक्लूड है वहां ऑडिटर का इंडिपेंडेंस और एथिकल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर? तो अभी तक में देखो हमने कुछ फैक्टर्स को कवर किया। ऐसे 260 में कौन कौन से एरियाज को हमने टच किया वो देखते हैं। सबसे पहले हमने कहा टीसीडब्ल्यूजी कौन होते हैं। टीसीडब्ल्यूजी सुपरवाइजरी बोर्ड को कहा जाता है, जिसका काम है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को देखना कि जैसा प्लान किया काम वैसे होता है या नहीं होता, साथ में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को चेक करना। सेकेंड पॉइंट हमने कहा टीसीडब्ल्यूजी और ऑडिटर के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। ये कम्युनिकेशन तभी इफेक्टिव होगा जब ये टू वे कम्युनिकेशन होगा। इस टू वे कम्युनिकेशन की वजह से ये हेल्प करेगा दोनों को एक दूसरे की बातें समझाने में, जहां टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट को हर इंफॉर्मेशन देगा जो ऑडिट करने के लिए जरूरी है, साथ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में भी बताएगा। ऑडिटर टीसीडब्ल्यूजी को वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जो इंफॉर्मेशन उसको ऑडिट के दौरान मिली है। अब क्योंकि ये वाला एरिया मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि ऑडिटर ने टीसीडब्ल्यूजी को क्या क्या बताया, ऐसे पूरा इसी पर बेस्ड है, इसलिए डिटेल के अंदर ये मैटर्स लिख के दे रखे हैं। मैटर्स कम्युनिकेटेड बाय द ऑडिटर टू द टीसीडब्ल्यूजी। हर एंटिटी के केस में आरपीएस तो आएगा, लिस्टेड एंटिटी के केस के अंदर आपको अलग से कम्युनिकेशन करना पड़ेगा एथिकल रिक्वायरमेंट के कंप्लायंसेस के बारे में भी। यहां तक कैसे क्लियर है हमारा? ऐसे के अंदर 2-3 छोटे छोटे पॉइंट्स ही बचे हैं, ज्यादा कुछ नहीं बचा हमारे पास में। अब आ जाता है कम्युनिकेशन प्रोसेस। क्या आ जाता है? कम्युनिकेशन प्रोसेस। देखो कम्युनिकेशन प्रोसेस याद रखने का बहुत ही सिंपल तरीका है। कम्युनिकेशन प्रोसेस में 3 चीजें आती हैं। जब भी ऑडिटर टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करेगा, ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है, इस कम्युनिकेशन को करते वक्त 3 बातें ध्यान रखनी है। क्या कम्युनिकेट करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, कब कम्युनिकेट करना है। क्या कम्युनिकेट करना है? कंटेंट की बात हो रही है। कैसे कम्युनिकेट करना है? रिटर्न पेपर पे लिख लिख के या ओरल कम्युनिकेशन होगा। कब कम्युनिकेट करना है? टाइम की बात हो रही है। कितने फैक्टर्स हैं? 3। क्या कम्युनिकेट करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है और कब कम्युनिकेट करना है। दे आर टॉकिंग अबाउट फॉर्म, कंटेंट और टाइमिंग। देखो बेसिकली तो कम्युनिकेशन कैसे भी हो सकता है, चाहे रिटर्न करो या ओरल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन रिटर्न कम्युनिकेशन इज ऑलवेज मोर रिलायबल। हमने ऐसे 500 में भी पढ़ा हुआ है, रिटर्न एविडेंसेस आर मोर रिलायबल देन ओरल कम्युनिकेशन एंड ओरल एविडेंसेस, बिकॉज रिटर्न में प्रूफ है कि ये चीज हुआ ही हुआ है। तो यही बात इन्होंने बोला है, रिटर्न कम्युनिकेशन करना बेस्ट रहता है। हालांकि जो आप ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हो ये लेस एडिक्वेट है। हमें कौन सा कम्युनिकेशन करना चाहिए? रिटर्न। ओरल कम्युनिकेशन इज ऑलवेज लेस एडिक्वेट। अब आता है कंटेंट। क्या क्या कम्युनिकेट करना है, हमने अभी तो पढ़ा था। सारी सिग्निफिकेंट बातें बताओगे, साथ में लिस्टेड कंपनी के केस के अंदर एथिकल रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताओगे, सारे सिग्निफिकेंट मैटर्स बताएंगे जो ड्यूरिंग द ऑडिट आइडेंटिफाई हुए, और ऑडिटर की इंडिपेंडेंस बताएंगे इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज। तो यही बातें कम्युनिकेट होगी। कब बातें कम्युनिकेट होगी? टाइमली मैनर पे। देखो कम्युनिकेशन का ना कोई फिक्स टाइम नहीं होता, जब आपको लगे कि बातचीत हो जानी चाहिए उस पॉइंट पे बात कर लेनी चाहिए, बिकॉज बातचीत या कम्युनिकेशन का कोई फिक्स टाइम नहीं है। आपके पास अभी इंफॉर्मेशन है, आप अभी टीसीडब्ल्यूजी के साथ शेयर कर लीजिए। तो कम्युनिकेशन शुड ऑलवेज बी ऑन टाइमली बेसिस। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में कितनी बातें आती हैं? 3 बातें, फॉर्म, कंटेंट और टाइमिंग। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास किसका आता है? डॉक्यूमेंटेशन। अब देखो जितनी भी बातचीत आपने करी है वो लिखनी तो पड़ेगी। बातचीत ओरल भी हो सकती है, रिटर्न भी। अगर ओरली बात हुई है तो मैंने टीसीडब्ल्यूजी को जो भी बोला वो सब मैं एक पेपर पे लिखूंगी कि मैंने मिस्टर शर्मा से प्रोविजन के बारे में बात करी, अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में बात करी, किससे बात करी, क्या बात करी, कब बात करी, सब एक पेपर पे लिखना पड़ेगा और उसको अपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बनाना पड़ेगा।
वहीं अगर मैं कोई कम्युनिकेशन कर रही हूँ और वो कम्युनिकेशन मैंने रिटर्न के अंदर करी है, कैसे करी है वो कम्युनिकेशन, अगर हमने रिटर्न के अंदर कोई कम्युनिकेशन करी है तो ऐसे केस में उस रिटर्न कम्युनिकेशन की कॉपीज हमें अपने पास रिटेन करके रखनी पड़ेगी। हमें क्या करनी पड़ेगी, रिटर्न कम्युनिकेशन की कॉपीज अपने पास मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। रिटर्न कम्युनिकेशन क्योंकि ऑलरेडी पेपर फॉर्म के अंदर हो चुका है, तो जस्ट हैव टू कीप देयर कॉपीज एंड कॉपीज को अपने आपको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में मेंटेन करना पड़ेगा। तो मैंने क्या पॉइंट बोला यहाँ पे, अगर डॉक्यूमेंटेशन है तो मैटर्स अगर ओरली कम्युनिकेट हुए हैं तो आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा व्हेन एंड विद whom कम्युनिकेशन टुक प्लेस। अगर यही रिटर्न में है तो यू हैव टू रिटेन द कॉपीज ऑफ द कम्युनिकेशन एज पर पार्ट ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। पॉइंट क्लियर है यहाँ पे भी हमारा। चलो अब आता है मेरे पास अगला पॉइंट। अगला पॉइंट यहाँ पे क्या आता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ एसे 260। देखो किसी भी एसे का ऑब्जेक्टिव क्या है, जो तुमने उस एसे में पढ़ा है ना वही उस एसे का ऑब्जेक्टिव है। इस ऐसे में हमने कहा सबसे पहले एक इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। ये इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन हेल्प करता है ऑडिट करने में, मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करने में और ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करने में। सेकंड पॉइंट हमने क्या कहा, टीसीडब्ल्यूजी कुछ ऑडिटर को बातें बताएगा, ऑडिटर कुछ बातें टीसीडब्ल्यूजी को बताएगा। कैसे बताएगा, कब बताएगा, यही कुछ बातें हुई है। तो यही सारी बातें तो ऑब्जेक्टिव में लिख के दे रखी है। सबसे पहला पॉइंट, कम्युनिकेशन क्लियरली विद टीसीडब्ल्यूजी with respect to responsibilities of auditor and overview of planned and scope। क्या ये R और P की बात कर रहा है। अगला पॉइंट, टू प्रोवाइड TCWG इंफॉर्मेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर। क्या इसने S की बात कर दी। अगला पॉइंट, टू ऑब्टेन फ्रॉम TCWG इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू द ऑडिट। TCWG से वो सारी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करो जो ऑडिट करने के लिए रेलेवेंट है। और डी पॉइंट हमारा क्या बात कर रहा है, ये ऐसे प्रमोट करेगा इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन द TCWG एंड ऑडिटर। देखो बेसिकली टीसीडब्ल्यूजी ना मैनेजमेंट के डे टू डे का पार्ट तो नहीं है, तो जितना फ्रीक्वेंटली हम लोग अपना कम्युनिकेशन एज अ ऑडिटर अपना कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के साथ कर सकते हैं, उतना ही फ्रीक्वेंटली ये कम्युनिकेशन टीसीडब्ल्यूजी के साथ नहीं होता। तो इस कम्युनिकेशन को स्मूथ बनाने के लिए एसे 260 का इंट्रोडक्शन किया गया था, ताकि बातें जो है वो टीसीडब्ल्यूजी तक भी पहुंच सके। तो एज द एंड टीसीडब्ल्यूजी तक कम्युनिकेशन इफेक्टिव तरीके से होने के लिए एसे 260 का इंट्रोडक्शन किया गया था। आई होप आप लोगों को एसे 260 बहुत अच्छे से समझ में आया हो। इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो यही बनता है कि कौन कौन से मैटर्स कम्युनिकेट करे जाते हैं बाय द ऑडिटर टू द टीसीडब्ल्यूजी, जिसमें आपका आरपीएस में एस वाली कैटेगरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। ओके एवरीवन, सो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर।